हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी गई है ये इसीलिए दी गई है कि अगर आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, आप कोई बात करना चाहते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ये ईमेल आईडी इसीलिए दी गई है कि अगर आपका कोई सुझाव हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि बात करनी है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को नहीं कह सकते हैं तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में आप वो चीज़ नहीं कह सकते हैं, तो इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज पहला आर्टिकल है चीता प्रोजेक्ट के बारे में। अभी हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट चीता था इसका 1 साल पूरा हो गया है, तो इसके बारे में एक तो यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो प्रोजेक्ट चीता है ये बहुत अच्छे तरीके से चला, अभी तक सक्सेस रहा है। हालांकि कितना सक्सेस रहा आप सभी को पता है कि कई सारे चीतों की मौत हो चुकी है। तो इस आर्टिकल की महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जान लेते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। तो पहले तो इस आर्टिकल में यही बात की जा रही है कि अफ्रीकी चीतों को भारत क्यों लाया गया, उसकी जरूरत ही क्या थी, हमने चीते को क्यों लाया भारत में, जो जहां पे पड़ा था वहीं पड़ा रहने देते, क्या जरूरत पड़ी कि हम उसको अपने यहाँ पे लेके चले आए। तो बात की जा रही है कि अफ्रीकी चीतों की शुरुआत का लक्ष्य भारत में व्यवहार चीता मेटा पॉपुलेशन स्थापित करना है। यानी कि भारत के अंदर चीतों की संख्या को बढ़ाना है, चीतों को लाना है, इनका संरक्षण करना है, इनके वैश्विक संरक्षण में प्रयास करना है। अब देखिए, भारत में एशियाटिक चीते विलुप्त हो चुके हैं, यहाँ पे चीते नहीं पाए जाते हैं, तो इनको फिर से स्थापित करना, फिर से चीतों की उपस्थिति दर्ज करना, ये उद्देश्य था इसका। उसके अलावा जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, जो खाद्य जाल है, वो पूरा एक सिस्टम है, एक तरीके से एक वे में काम करता है। जैसे आप देखिए, घास को खाने वाला एक जीव है, अब उस जीव को खाने वाला कोई और है, इसी तरीके से उसको खाने वाला कोई और है, तो ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। उसके अलावा बात की जा रही है कि इस परियोजना का लक्ष्य चीतों को बड़े बिना बाढ़ वाले वन्य जीव अभ्यारण्यों में खुद को व्यवहार और स्वतंत्र आबादी के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाना है। यानी ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य जो बड़े हैं और जहाँ पे बाढ़ की जरूरत नहीं है, बाढ़ मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री समझ लीजिए आप, उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये चीते अपने आप स्वतः विकसित होंगे, स्वतः वहां पे रहेंगे, खाएंगे, दौड़ेंगे, फिरेंगे, मतलब सारी चीजें अपने से करेंगे प्राकृतिक परिवेश में। यहाँ पे इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। हालांकि जब ये लाए गए थे तब ये सोचा गया था, लेकिन अब वर्तमान समय में इनको कंट्रोल ही किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी चीते की मौत हो रही है, किसी शावक की मौत हो जा रही है। तो इस वजह से इनको अब कंट्रोल्ड वे में हाथ से पाला जा रहा है। हाथ से क्या मतलब है, यानी मैनुअली पाला जा रहा है, इंसान के द्वारा इसको पाला जा रहा है, प्राकृतिक परिवेश में नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अभी ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। अगर हम देखें कि परियोजना की स्थिति क्या है, तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि 20 वयस्क अफ्रीकी चीतों को आयात किया जा चुका है अब तक, जिसमें से 8 नामीबिया से आए थे, उसके अलावा 12 दक्षिण अफ्रीका से आए थे, चीज सबको पता है। अगला बिंदु है कि मार्च 2023 के अंत में मादा चीतों में से एक ने 4 शावकों को जन्म दिया जो भारत में पैदा हुए थे। जो बच्चे होते चीते के, इन्हों को शावक कहा जाता है। संगरोध की लंबी अवधि के बाद, जो 50 से 70 दिनों से अधिक, संगरोध निर्धारित अवधि 30 दिन है के बाद, चीतों को उनके संगरोध बाड़ों से बड़े बाड़ों में छोड़ दिया गया ताकि वे खुद को स्थानीय आवास और पर्यावरण के अनुकूल बना सकें। अगले बिंदु में ये बताया जा रहा है कि प्लान ये था कि 1 से 2 महीने तक इनको बाड़ों में रखेंगे, यानी कि बाउंड्रीज में रखेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, और ये जब अभ्यस्त हो जाएंगे यहाँ पे रहने के, कोनो नेशनल पार्क में रहने के जब ये अभ्यस्त हो जाएंगे तो इनको छोड़ देंगे। पहले पुरुषों को छोड़ा जाएगा, उसके बाद महिलाओं को छोड़ा जाएगा। अब पुरुष और महिला का मतलब ये है कि जो पुरुष चीते हैं उसको छोड़ा जाएगा पहले, और यहाँ पे फिर जो मादा चीते हैं यहाँ पे इनको छोड़ा जाएगा। अगले बिंदु में बात की जा रही है कि चीतों को फ्री छोड़ने के लिए देर हो गई, क्यों, उसके पीछे वजह क्या है। बात तो यहाँ पे की गई थी कि 1 से 2 महीने के अंदर छोड़ा जाएगा, 60 दिन तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बताया जा रहा है कि 100 दिनों के बाद छोड़ा गया था पहले चीते को, तो इस वजह से बाकी सबको छोड़ने में देर हो गई थी। उसके अलावा जो 20 में से केवल 12 चीतों को ही छोड़ा गया था फ्री, और जो इन 12 को छोड़ा गया था इनमें से भी कुछ को कई बार कोनो नेशनल पार्क फिर से लाया गया ताकि इनको नियंत्रित किया जा सके, इनको देखा जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो प्रबंधक थे उन्होंने ये बताया कि इनके जीवन अस्तित्व पर खतरा है, इस वजह से इनको फिर से कोनो नेशनल पार्क मिला है ताकि उसको बचाया जा सके। अगला बिंदु कि अफ्रीका से आए चीतों में से 6 की मौत हो गई है, 4 अभी भी कैद में हैं और 2 जंगलों में हैं। अगला बिंदु है कि वयस्क चीतों में से 4 को अभी तक 1 दिन के लिए भी स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए नहीं छोड़ा गया है, जबकि टारगेट क्या था कि 1 से 2 महीने के अंदर धीरे धीरे करके सबको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी भी 4 चीते ऐसे हैं जिनको 1 दिन के लिए भी अभी तक स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया कि वो विचरण कर सके, जंगल में अपना घूम सके, प्राकृतिक माहौल में आगे बढ़ सके। अगले बिंदु में ये बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त 4 शावकों में से 3 की मृत्यु हो चुकी है।
और जो एक बच्चा भी है ना, उसको भी मैनुअली पाला जा रहा है, यानी इंसान द्वारा पाला जा रहा है, हाथ से पाला जा रहा है, क्योंकि इसकी माँ ने जो है इसको एक्सेप्ट करने से स्वीकार कर दिया, यानी इसकी माँ ने इसका लालन पालन करने से मना कर दिया। उसके पीछे वजह भी रही होगी। देखिए क्या होता है, जब प्राकृतिक माहौल मिलता है तो ये लोग अपने आप ही बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो चीते हैं, इनको शिकार करना कोई इंसान सिखाएगा, और यहाँ पे प्राकृतिक आवास में सीखेंगे, तो सोचिए क्या कंडीशन बनेगी। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब इसकी माँ को ही मैनुअली पाला जा रहा है, इसकी माँ का ऐसे ध्यान रखा जा रहा है, प्राकृतिक आवास नहीं मिल रहा है इसको, तो फिर ये अपने बच्चे को कहाँ से पालेगी, कैसे कुछ सिखाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे इसके बच्चे को, शावक को मैनुअली पाला जा रहा है। जुलाई अगस्त में 3 चीतों की मौत के बाद से शेष 10 मुक्त चीतों को पकड़ लिया गया है और अवलोकन, रेडियो कॉलर हटाने, उपचार के लिए बाड़ों में कैद रखा गया है। तो अब बताइए, जो 10 मुक्त चीते छोड़े गए थे उनको भी पकड़ लिया गया, अब इनको फिर से बाड़ों में रखा जा रहा है, इनको फिर से नियंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पे एक टर्म आई है रेडियो कॉलर। देखिए रेडियो कॉलर क्या होती है, नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कॉलर से रिलेटेड, यानी कि गले में जो पट्टा डाला जाता है इनको ट्रैक करने के लिए, उसी को रेडियो कॉलर कहा जाता है। इस कई बार ये बताया था कि इसकी वजह से भी मौत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे चीते जो होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए इसका यूज नहीं किया जा रहा था अफ्रीका में। उसके अलावा ये जो होता है वजनदार होता है, और भी इस तरीके से घाव हो जाते हैं कई बार चीतों के गले पे इसको पहनने की वजह से। तो कई बार ये कहा जाता है कि जो रेडियो कॉलर है इसकी वजह से भी चीतों की मौत हुई है, हालांकि कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती इसके बारे में। अगले बिंदु में ये बताया जा रहा है कि रेडियो कॉलर भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, और इस तरीके से अगर वो काम नहीं कर रहा था फिर भी सबको पकड़ के रखना, सबको ला करके फिर से सुरक्षित करना, ये कुछ छोटी बात नहीं है। इसके लिए इनकी सराहना की जानी चाहिए प्रबंधकों की, इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है। उसके अलावा बात की जा रही है कि वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार परियोजना की पहली वर्षगांठ पर सभी जीवित 14 वयस्क चीते और एक शावक कैद में हैं, और चर्चा है कि उन्हें फिर से रेडियो कॉलर किया जाएगा और सर्दी शुरू होते ही रिहा कर दिया जाएगा। और इनको कहाँ रिहा करने की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य जैसी अतिरिक्त साइटें तैयार करने की बात हो रही है, क्योंकि कभी तो कूनो नेशनल पार्क में है, लेकिन इसके अलावा अब और अन्य चीजों की बात की जा रही है कि अन्य जगहों पे कहाँ छोड़ा जा सकता है। तो गांधी सागर हो गया, उसके अलावा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, तो यहाँ पे भी छोड़ने की बात की जा रही है चीतों को, ताकि ये अच्छे से प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक माहौल में आगे बढ़ सके, इनका स्वस्थ लालन पालन हो सके प्राकृतिक अवस्था में, न कि इनको इंसान के द्वारा पाला जाए। अगला बिंदु, गांधी सागर के इस साल के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है, जबकि नौरा देही के 2024 में किसी समय तैयार होने की संभावना है। ये किसके लिए, चीतों के लिए बात की जा रही है कि चीतों के लिए इसको इस साल तैयार कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पे नौरा देही है इसको 2024 तक तैयार करने की बात की जा रही है। परियोजना अधिकारी अगले साल किसी समय अफ्रीका से अधिक चीते आयात करने की भी बात कर रहे हैं, यानी अभी और चीतों को लाने की बात की जा रही है। जो चीते आए थे उनमें से कई मर गए, उसका ध्यान नहीं है। जो चीते हमारे यहाँ पे है, अगर उनको ही और बढ़ाया जाए, उनके बच्चे जो पैदा होते हैं, शावक जो है, उनको ध्यान रखा जाए, उनको बचा लिया जाए, तो वैसे भी चीतों की संख्या बढ़ जाएगी, आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। पर उस पर ध्यान नहीं है, ध्यान ये कि अभी और आयात करेंगे, पहले से ये लोग तैयार है कि अभी हमें आयात करना है। चीते मरे क्यों, इसके पीछे वजह क्या थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। 6 वयस्कों और 3 शावकों की मौत के लिए कई कारण बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि रेडियो कॉलर इनमें से किसी भी बिल्ली की मौत का अंतर्निहित कारण नहीं। देखिए बिल्ली का क्या मतलब है, जो कैट आपके घर में आती है वो नहीं। यहाँ पे चीतों के बारे में बात की जा रही है। चीतों को बिग कैट भी कहा जाता है, ये बिल्ली की प्रजाति में आती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया बिल्ली। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ताकि आप लोग को ये चीज समझ आए। ऐसा ना हो कि कभी लिखा रहे कि बड़ी बिल्ली की प्रजातियों में चीते आते हैं कि नहीं, तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए। जो चीते होते हैं इनको बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों में रखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि बिल्लियों की प्रजातियों में रखा जाता है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। रेडियो कॉलर इनमें से किसी भी बिल्ली की मौत का अंतर्निहित कारण नहीं है। कम से कम ये ऑफिशियली तो यही कहा गया है कि रेडियो कॉलर पहनने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, क्योंकि रेडियो कॉलर के द्वारा ट्रैक किया जा रहा है, अगर उसके ऊपर इल्जाम लगेगा तो फिर यहाँ पे पूरी व्यवस्था के ऊपर इल्जाम लग जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए ऑफिशियली यही कहा गया है। यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या अफ्रीकी चीते भारत में कुछ कीड़ों और परजीवियों के प्रति संवेदनशील हैं, और क्या कॉलर इन्हें पनपने के लिए अनुकूल सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि जो पहला चीता मरा वह गुर्दे की बीमारी के कारण मर गया था। सवाल यह उठता है कि भारत सरकार बीमार चीते को लाने के लिए क्यों सहमत हुई और उसे ले जाकर और नए वातावरण में ढालकर उसे अधिक तनाव में डाल दिया। अब आप कह रहे हैं कि जो पहला चीता मरा था उसको गुर्दे की बीमारी थी, चलिए ठीक है गुर्दे की बीमारी थी, तो आपने ऐसे चीते को क्यों आयात किया, और आपने आयात करते समय क्या चेक नहीं किया था, क्या आपने इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं की थी कि उस चीते को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और आप देखिए ना, एक तो पहले से उसको प्रॉब्लम है गुर्दे की बीमारी, फिर वहां से आप साउथ अफ्रीका से या फिर नामीबिया से ला करके यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा नया वातावरण, नई जगह, तो ये कैसे रहेगा। उसके अलावा इसको प्राकृतिक माहौल में छोड़ देगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, जाहिर सी बात है कि उसकी मृत्यु हो ही जाएगी जब वो पहले से बीमार चल रहा है। जब अधिकारियों ने चीते को बाड़े के अंदर समागम करने का प्रयास किया तो एक मादा की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि भारत में जन्मे 4 शावकों में से 3 की मौत हीट वेव के कारण हुई है। अब हीट वेव क्या है, ये टर्म हमने बहुत बार डिस्कस की है, हीट इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस किया, हीट वेव के बारे में भी डिस्कस किया है। उसके अलावा बात की जा रही है कि इससे और भी सवाल उठते हैं। अगर उनका जन्म मार्च 2023 में हुआ है तो इसका मतलब है कि संभोग भारत में कैद में हुआ था,
यानी इसका कहने का मतलब है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं भारत में ही हुए हैं, तो यहाँ पे भारत की परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। फिर चीतों को कैद में रखने की जल्दबाजी क्यों की गई, जबकि कार्य योजना में निर्धारित अनुसार उनकी रिहाई के बाद मुक्त वातावरण में यह स्वाभाविक रूप से हो सकता था। यानी यहाँ पे जो इनका इंटरेक्शन हुआ है फीमेल और मेल का, वो यहाँ पे नियंत्रित परिस्थितियों में क्यों किया गया, मनुष्य की उपस्थिति में क्यों किया गया। ये तो प्राकृतिक अवस्था में भी कर सकते हैं, जो अफ्रीका है, जो नामीबिया, यहाँ पे तो जाता नहीं मनुष्य की तुम चलो भाई इंटरेक्शन कर लो। तो यहाँ पे भारत के अंदर ये काम क्यों कराया गया इंटरेक्शन में, इनको छोड़ देना चाहिए था, ये प्राकृतिक रूप से अपना करते। और जब प्राकृतिक रूप से करते इनके बच्चे पैदा होते तो वही चीज सीखते। जब आपने मैनुअली कराया तो बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। मादा चीता जो उसने अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि इनमें से एक पुरुष की मृत्यु कार्डियो फुफ्फुसीय विफलता के कारण हुई, लेकिन इसका कारण अभी भी निर्धारित नहीं किया गया। कार्डियो क्या होता है, जहां भी दिल की बात आ जाती है ना उसको कार्डियो लग जाता है जब, तो समझ लिया कि दिल की बात की जा रही है। पिछले 3 मौतें मानसून के दौरान हुई। हालांकि उनकी मृत्यु के कारण के संबंध में कई परस्पर विरोधी रिपोर्टें आई, लेकिन सार्वजनिक डोमेन में कोई निश्चित कारण साझा नहीं किया गया। यानी अभी तक जितनी भी मौत हो रही है आप देख सकते हैं, एक पॉइंट कॉमन है कि क्या वजह थी, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है। पब्लिक डोमेन में कोई चीज नहीं रखी जा रही कि हाँ इसी वजह से मौत हुई थी, परफेक्ट कारण है कि इसी की वजह से मौत हो गई थी। यहाँ पे ये बताया, कभी कहा जा रहा है कि रेडियो कॉलर जिम्मेदार है, कभी कहा जा रहा है कि बीमार थे, कभी कहा जा रहा है कि उनको प्राकृतिक वातावरण नहीं मिल रहा था, इस वजह से उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पे कोई फिक्स चीज नहीं बताई जा रही है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि हाँ अच्छा एक्जैक्टली इसी की वजह से डेथ हुई है। उसके अलावा बात की जा रही है कि हालांकि चीतों की लगातार निगरानी की जा रही थी, फिर भी 9 मौतें हो चुकी हैं। अब बताइए, 20 आए थे टोटल, इसमें से 4 पैदा भी होते भारत में, अब यहाँ से टोटल 24 हो गया और उसमें से 9 की मौत हो चुकी है। 15 चीते ही अभी तक बचे हैं। अब समय आ गया है कि अधिकारी दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करें और निर्णायक रूप से कार्य करें ताकि ऐसी मौतों को रोका जा सके, खासकर जब जानवर कैद में हो। हमें जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ी जाने वाली इन बिल्लियों को फिटनेस पर लंबे समय तक कैद में रहने के प्रभाव के बारे में भी जागरूक होना होगा। उसके अलावा बात करें कि जो चीते आए, अब चीते तो आ गए, चीते आए तो पूरी दुनिया में शोर मचा, पूरी दुनिया में हॉल लगा, हमारे देश की बहुत सारी सराहनाएं हुई, ठीक है वो चीज अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कि चीते की वजह से जो अन्य प्राणी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जिनके संरक्षण पर हमें और भी ध्यान देने की आवश्यकता थी, उनके संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए जैसे होता यही है ना कि जब बहुत बड़ा नेता आता है तो छोटे नेताओं की वैल्यू गिर जाती है। वो होता है कि कहते हैं फिश जस्टिस। फिश जस्टिस का ये मतलब है कि जो बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। तो इसी तरीके से जब चीते आए तो बाकी अन्य जो प्रजातियां थी, जो अन्य जीव थे जो खतरे की स्थिति में थे, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, सिर्फ चीता 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 चलता रहा। तो इस पॉइंट में वही बात की जा रही है कि अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण पर परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा है। दुर्भाग्य से बहुत हाई प्रोफाइल चीता परियोजना ने निश्चित रूप से ध्यान भटका दिया है और शायद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एशियाई शेरों के स्थानांतरण जैसी बहुत जरूरी संरक्षण परियोजनाओं से वित्तीय संसाधनों को भी हटा दिया है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये मुख्यतः गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, खासकर राजस्थान वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पे जो केबल जाती है ना, हमारी लाइट वाली केबल जिसके थ्रू हमें पावर मिलती है, बिजली मिलती है, तो कई बार इसमें फंसने की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु हो जाती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि केबल को जमीन के नीचे से ले जाओ ताकि इनकी मृत्यु न, इनका संरक्षण पे फोकस किया जा सके। लेकिन अब जब चीते आए तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा, चीते आए जो इतना शोर मचा कि अन्य प्रजातियों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, उसके अलावा एशियाई शेरों का भी एग्जाम्पल दिया गया है। अगला बिंदु, प्रोजेक्ट चीता को घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को बचाने के साधन के रूप में भी बुलाया गया है। हालांकि कैद में भी जीवित रहने में चीतों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है उनके लिए पर्याप्त उपयुक्त आवासों की कमी है। उसे देखते हुए घास के मैदानों और घास के मैदान पर निर्भर प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए अफ्रीकी चीतों का उपयोग करना स्पष्ट रूप से एक दोषपूर्ण रणनीति है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो घास के मैदान है और इस पर घास के मैदान पर निर्भर रहने वाली जो प्रजातियां हैं, इनके संरक्षण के लिए चीतों का यहाँ पे लाना ये ठीक रणनीति नहीं थी। इसका पूरी तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए था, इसके ऊपर काम करना चाहिए था और ज्यादा, उसके बाद ही हमें फैसला लेना चाहिए था। नहीं तो अन्यथा ऐसे ही चीतों की मौत होती रहेगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो चीतों की मौत हुई है और जो चीता परियोजना है उससे हम क्या सबक ले सकते हैं, सीखने को सबक क्या है यहाँ पे। तो इसमें पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि उचित और पर्याप्त आवास के बिना अधिक चीतों को आयात करने का कोई मतलब नहीं है। यानी इसी तरीके से जैसे आप देखिए कि सिलेबस आपको याद ही नहीं है और आप क्या कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग करने बैठ गए हैं। आप सिलेबस देख ही नहीं रहे लेकिन मेंस पेपर करने बैठ गए हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि पहले सावधान हो जाइए कि आपको करना क्या, ये तो पता होना चाहिए ना कि उचित परियोजना होनी चाहिए, इनको कहाँ रखना है और अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए थी, तब चीतों को लाना चाहिए था। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो सफारी पार्क है इसको बनाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वास्तविक रणनीति पिछली गलतियों से सीखने और अधिक चीतों को लाने से पहले कम से कम 5000 वर्ग किलोमीटर में
उच्च गुणवत्ता वाले आवास की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है। वो चाणक्य साहब कहते हैं ना कि दूसरों की गलती से सीखो। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अब एक बार तो गलती हो गई है कि चीतों को लाएगा और उनकी मौत होती जा रही है। तो अगर अगली बार चीता आयात करने की जो बात कही जा रही है, उसको आयात करने से पहले कम से कम 5,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा हम विकसित कर लें जहाँ पे चीते स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके, प्राकृतिक माहौल में, प्राकृतिक वातावरण में बढ़ सके। हम इसके आवश्यक आवास की उपेक्षा करते हुए व्यवहार आबादी स्थापित करने के लिए केवल अधिक चीतों के आयात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये बात कही कि इनके आवास की कमी को देखते हुए हम सिर्फ चीते के आयात पर डिपेंड ना रहे, इनके आवास को बढ़ाने के ऊपर भी ध्यान दें। पहले इनका आवास बढ़ा लें, इनके आवास के ऊपर काम कर लें ताकि इनको लाया जाए तो सही तरीके से रखा जाए। उसके बाद हम चीतों को आयात करें, ना कि सिर्फ अपना महिमा मंडित करने के लिए, अपने आप को और आगे दिखाने के लिए सिर्फ चीतों का आयात कर लें। उसके बाद उनको कहाँ रखा जाए ये भी तय ना हो, और अगर जहाँ रखा जाए तो उनकी मौत हो जाए तो ये कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। उसके अलावा बात करें कि दूसरी कमजोरी व्यापक परामर्श और पारदर्शिता की कमी रही है। इसमें निश्चित तौर पर सुधार की जरूरत है। यानी यहाँ पे क्या बात की कि जो व्यापक परामर्श था, और ज्यादा सलाह करनी चाहिए थी, और ज्यादा मशवरा करना चाहिए था, पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी, वो सारी चीजें नहीं की गई हैं। जैसे कई बार होता है ना कि कोई चीज हम सोचते हैं और उसी के बेस पे फैसला ले लेते हैं। अब जब हम सोच रहे हैं तो वो सारी चीजें सही लगती हैं, लेकिन जब सामने वाला बताता है कि भैया यहाँ पे ये चीज गलत हो सकती है या यहाँ पे ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, तब हमें समझ आता है यार अच्छा ये पॉइंट तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है कि व्यापक परामर्श नहीं किया गया था, राय मशवरा नहीं किया गया था। इसीलिए कहा जाता है ना जिंदगी में कि बड़े बुजुर्गों की सलाह माननी चाहिए, या जो भी हो कि टीचर्स अगर कुछ समझाते तो सुनना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि परामर्श नहीं किया गया था, राय मशवरा नहीं किया गया। तो उसके अलावा जो लाए भी गए तो उसमें पारदर्शिता की कमी थी, और इन सारी चीजों को दूर करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि चीते हमारे यहाँ पे जीवित रहें। और अगर फ्यूचर में, भविष्य में हम चीतों को फिर से आयात करना चाहते हैं तो हमें इन सारे बिंदुओं पे काम करना पड़ेगा ताकि चीते अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। अब हम जान लेते हैं भारत में चीता पुनः वापसी परियोजना के बारे में। तो देखिए, भारत में चीता पुनः वापसी परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य चीतों की आबादी को बहाल करना था, जिन्हें वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि ये जो चीता परियोजना, इसके बारे में हमने डिटेल्स में कवर कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ जानकारी दे दी जा रही है जिससे आपको ये ना रहे कि यार चीता परियोजना है क्या, सिर्फ चीता परियोजना कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा इससे कि चीता परियोजना क्या है। इसके बारे में हमने पूरे डिटेल्स में कवर कर रखा है। इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का स्थानांतरण शामिल है। तो नामीबिया से 8 चीते आए थे और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे, और इनको कहाँ पे रखा गया, तो कोनो नेशनल पार्क में रखा गया। कोनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में। ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं। अगला बिंदु, पुनः वापसी प्रक्रिया। 20 रेडियो कॉलर वाले चीतों को दक्षिण अफ्रीका 12 चीते और नामीबिया 8 चीते से कोनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया। मार्च 2023 में भारत ने नामीबिया से स्थानांतरित 8 चीतों में से एक ने 4 शावकों को जन्म दिया था। चीतों को एक क्वारंटाइन अवधि में से गुजरना पड़ा और फिर उन्हें बड़े अनुकूलन बाड़ों में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में 11 चीते स्वतंत्र अवस्था में हैं और एक शावक सहित 5 चीते क्वारंटाइन बाड़ों में हैं। समर्पित निगरानी दल स्वतंत्र रूप से घूमने वाले चीतों की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे चीता परियोजना के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया था कि अगर कोई जानना चाहते तो उसके बारे में जान ले। इसके अलावा इसके बारे में हमने अच्छे से कवर कर रखा है पहले, बहुत पहले 2 बार शायद मैंने कवर कर रखा है इसके बारे में। अब इसे चीता परियोजना के बारे में यहाँ पे एक इमेज में दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो इमेज होती है हिंदी में अक्सर अवेलेबल नहीं होती, इंग्लिश में ही अवेलेबल होती है। तो वैसे कोई बहुत टफ इंग्लिश नहीं लिखी है, अगर किसी को जनरली इंग्लिश आती है तो वो यहाँ से समझ सकता है, देख सकते हैं। जैसे बताया यार कि हाउ मेनी, तो 20 चीतास, 8 कहाँ से आएंगे, नामीबिया से आएंगे, और 12 कहाँ से आएंगे, तो साउथ अफ्रीका से आएंगे। इसी तरीके से होता है कि वेयर कहाँ पे रखा जाएगा, तो कौन नेशनल पार्क में रखा जाएगा। तो यहाँ पे शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं है जो समझ ही ना आए, फिर उसके लिए डिक्शनरी लेके बैठना पड़े। बहुत नॉर्मल से इंग्लिश लिखी है, अगर कोई देखना चाहे, समझना चाहे तो समझ सकता है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं जीएम फसलों के बारे में, और खास करके जीएम सरसों के बारे में। अब जीएम क्या है, जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसको हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक रूप से संशोधित। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाएगा तो अपने आप समझ आ जाएगा बात क्या की जा रही है। जेनेटिकली यानी कि जीन से जुड़ा हुआ है, उसको मॉडिफाइड कर दिया जाए, यानी जो जीन होता है उसमें कुछ सुधार कर दिया जाए, उसको कुछ मॉडिफाई कर दिया जाएगा, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो हम ये जानने वाले हैं कि इस आर्टिकल में जो लिखा गया था उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसके अलावा जो जीएम फसलें होते हैं उसका फायदा क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसके संभावित खतरे क्या हो सकते हैं, और इसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले लेख के जो मुख्य बिंदु हैं, यानी कि जो इस आर्टिकल में लिखा गया था उससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है उसके बारे में जानते हैं। बात की जा रही है वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट 2019 के अनुसार शून्य भूख लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। अब यहाँ पे शून्य भूख क्या है, जीरो हंगर क्या है, तो आप देखेंगे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है, जिनको 2030 तक हमें प्राप्त करना है। इसमें एसडीजी सेकंड यानी कि दूसरा जो है वो जीरो हंगर की बात करता है, यानी 2030 तक
कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो भूखा सोए। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि जो 2019 की रिपोर्ट आई थी, इसने ये कहा था कि अब इसको प्राप्त कर पाना मुश्किल हो चुका है। सरकार ने भारत की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित, जिसको जीएम खाद्य फसल, क्या है इसका नाम, तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को पर्यावरणीय रिलीज के लिए जारी करने का निर्णय लिया है। यानी पहली खाद्य पदार्थ जो होगी, पहली खाद्य फसल जो होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका क्या नाम है, उसका नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। और एक सरसों है, इसी को अब रिलीज करने की बात कर रही है भारत सरकार, ताकि इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है पर्यावरण पर और इसको कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारी चीजें देखी जा सके। अगर हम बात करें जीएम फसलों की, ये क्या होती है, यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल क्या होती है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएम खाद्य पदार्थ उन पौधों से प्राप्त होते हैं जिनके जीन कृत्रिम रूप से संशोधित होते हैं। जैसे जो हमारे डीएनए होता है ना, इसी में जीन पाए जाते हैं। अब जो जीन होता है ये हर आदमी में, हर चीज में पाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर जीन हम बदल देते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इसी तरीके से पौधों में भी होता है कि जब हम जीन बदल देते हैं, किसी अन्य जीव का जीन इसमें डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसकी एक तो बीमारी खत्म हो सकती है, उसके अलावा ये बहुत सारे फायदे देती है। जैसे सूखा रोधी जो फसल होती है वो भी बन सकती है, और इसमें जो कीड़े लगते हैं वो भी कम हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसी के लिए यहाँ पे बात की जा रही है कि किसी अन्य जीव से आनुवांशिक सामग्री सम्मिलित करके उसे एक नई संपत्ति देने के लिए, जैसे क्या हो सकता है, तो उपज में वृद्धि हो जाएगी, शाकनाशी के प्रति सहनशीलता हो जाएगी, उसके अलावा रोग या सूखे के प्रतिरोध कर सकती है आसानी से, उसके अलावा इसके पोषण मूल्य में सुधार किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे जीएम चावल हो गया, इसको गोल्डन चावल भी कहा जाता है, गोल्डन राइस कहा जाता है। गोल्डन राइस में एक पौधे से जीन का सम्मिलन शामिल होता है। डैफोडिल्स और मक्का दोनों का उपयोग किया गया है, और एक मिट्टी के जीवाणु को अनाज बनाने के लिए जो विटामिन ए से समृद्ध होता है। यानी गोल्डन राइस बनाने के लिए क्या क्या किया गया, तो एक डैफोडिल्स हो गया, उसके अलावा जो मक्का होता है, उसके अलावा क्या किया गया, तो एक मिट्टी का जीव है, इसको भी इसमें लगाया गया, ताकि क्या किया जा सके, जो उपज होती है उसको बढ़ाया जा सके, और जो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है इसको डाला गया, ताकि चावल के थ्रू ही विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सके, इसलिए गोल्डन राइस बनाया गया था। उसके अलावा बीटी कपास की बात की जा रही है, तो भारत ने केवल एक जीएम फसल बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है। उसके अलावा बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटीज को कहते हैं इंग्लिश में, भारत में सभी जीएम फसलों को व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपने जीएम संशोधित फसलें बना भी ली हैं, जैसे आपने देखा कि धारा मस्टर्ड बनी है, तो अब इसको अगर लाना भी है, इसको व्यावसायिक स्तर पर उगाना है, उपज करना है इसका, तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसके लिए यहाँ से, कहाँ से, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इसका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये देखेगा कि इसकी पर्यावरणीय लागत क्या हो सकती है, इसकी सामाजिक लागत क्या हो सकती है, इसको लागू किया जा सकता है कि नहीं, इसका उत्पादन करने पे क्या क्या समस्याएं आएंगी, ये सारी चीजें देखने के बाद ये यहाँ पे दे देता है मंजूरी। उसके बाद भी क्या होता है, तो पर्यावरण मंत्रालय के पास जाता है। जब यहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम मंजूरी बाकी रहती है, और जब पर्यावरण मंत्रालय भी मंजूरी दे देता है तो फिर यहाँ पे इसको लागू कर दिया जाता है, इसको उत्पादन शुरू कर दिया जाता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें क्या होती है, तो जीएम फसलें उन पौधों से प्राप्त होती हैं जिनके जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। आमतौर पर इसमें किसी अन्य फसल के आनुवांशिक गुणों जैसे उपज में वृद्धि हो गया, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग या सूखे से प्रतिरोध या बेहतर पोषण मूल्य का सम्मेलन किया जा सके। ये चीज में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखी है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में ही देखा था, जैसे यहाँ पे देखिए आप, वही चीज यहाँ पे फिर से बताई जा रही है। इससे पहले भारत ने केवल एक जीएम फसल बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी थी, लेकिन जीईएसी ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीएम सरसों की सिफारिश की है। अब ये जीईएसी के अभी हमने देखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। देखिए यहाँ पे इस इमेज में समझाने की कोशिश की गई कि कैसे होती है जीएम फसलें। देखिए क्या है, बैक्टीरिया है, अब इसका डीएनए निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं, उसके बाद जो यहाँ से जीन मिलते हैं उसकी क्लोनिंग करते हैं और जीन को यहाँ पे सजाते हैं, फिर जो जीन चाहिए होता है हमें उसको निकाल करके जहाँ पे डालना होता है, जो हमारा टारगेट एरिया होता है उसको डाल करके उसकी क्रिया करा करके फिर हम उसको बना देते हैं, और जब उसको बना देते हैं फिर यहाँ पे लगाते हैं, उसको प्लांट करते हैं, फिर ये क्या हो जाता है, आप देख ही सकते हैं कि हरा भरा पौधा निकल के आ रहा है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जिसकी जरूरत होती है उसको डीएनए से निकाल लिया जाता है, उसको जहाँ पे जरूरत होती है उसको डाल दिया जाता है, और फिर यहाँ पे हम उस तरीके से पौधे बना सकते हैं, उसको अच्छे लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर हम बात करें जीएम फसलों पर वैश्विक रुख क्या है, वैश्विक परिदृश्य क्या है, तो इंटरनेशनल सर्विस फॉर द एक्विजिशन ऑफ एग्रीबायोटेक एप्लीकेशन 2020 की एक रिपोर्ट आई थी, इसमें यह बताया गया था कि 72 देशों ने जीएम फसलों को या तो मानव भोजन के रूप में या पशु चारे के रूप में अपनाया हुआ है। यानी टोटल 72 देश ऐसे हैं, चाहे तो पशु चारे के रूप में इसका यूज कर रहे हैं, चाहे मानव के खाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, पर यूज कर रहे हैं। साथ ही व्यावसायिक खेती के लिए वैश्विक जीएम फसल क्षेत्र का 56% विकासशील देशों में, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे विकासशील देश हैं। चाइना भी इसमें आता है, बड़ी दुख की बात है कि जिस लेवल पे निकल चुका है इसको विकसित घोषित कर देना चाहिए। जबकि 44% औद्योगिक देशों या विकसित देशों में, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, इसकी बात की जा रही है। जीएम फसलों से 5 देशों में लोगों का फायदा हुआ है बहुत बड़े स्तर पर। ये 5 देश कौन कौन से, तो अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा,
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, यहाँ पे कनाडा है, इसे होता है ना, हमारे यहाँ पे कनाडा बोलते हैं। तो ये 5 देश ऐसे हैं जिनको बहुत व्यापक स्तर पर इसका लाभ हुआ है। उसके अलावा बात करें कि भारत में पहले जीएम फसल कौन थी, तो बीटी कपास का व्यवसायीकरण किया गया था। इसे विश्व स्तर पर किसानों और राष्ट्र के आर्थिक लाभ की दृष्टि से एक बड़ी सफलता की कहानी के रूप में देखा गया है। उसके अलावा बात की जा रही है कि विश्व स्तर पर आनुवांशिक संशोधन ने प्रमुख 4 फसलों कौन कौन सी, तो मक्का हो गई, सोयाबीन हो गई, कपास हो गया और कैनोला से आगे बढ़कर अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खाद्य फसलों तक अपनी पहुंच का विस्तार किया हुआ है। कीट, अगले बिंदु में बात की जा रही है कि कीट और शाकनाशी प्रतिरोध हो गया, जलवायु लचीलापन हो गया और पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जीएम फसलों 1996 से 2018 दौरान योगदान किए गए वैश्विक आर्थिक लाभ से 16 मिलियन से अधिक किसानों को 225 अरब डॉलर का आर्थिक लाभ हुआ है। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की वजह से अगर हम देखते हैं 1996 से लेकर के 2018 के बीच में, तो 16 मिलियन और 1 मिलियन में लगभग 10 लाख लोग होते हैं। लगभग नहीं, मतलब 10 लाख लोग होते ही हैं 1 मिलियन में, ठीक है। मिलियन से अधिक किसानों को 225 अरब डॉलर का आर्थिक लाभ हुआ और इसमें से 95% विकासशील देशों से आते थे। अगला बिंदु 1996 में वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने के बाद से जीएम खाद्य फसलें पिछले 25 वर्षों और उससे अधिक समय से अपने जैव सुरक्षा के लिए सिद्ध हुई हैं। अगर हम बात करें भारत में सरसों का महत्व क्या है, तो भारत में सरसों का महत्व यह है कि खाद्य तेलों की भारी कमी पड़ी रहती है और लगभग हम 60% आयात करते हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। सरसों भारत के सबसे महत्वपूर्ण खाद्य तेल फसलों में से एक है। हालांकि वैश्विक औसत की तुलना में इसकी प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। यानी अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो जितना 1 हेक्टेयर में उत्पादन होता है उसकी तुलना में भारत में 1 हेक्टेयर में बहुत ही कम उत्पादन होता है सरसों का, ये बात कही जा रही है। देश में सरसों की उत्पादकता बढ़ाना किसानों की आर्थिक खुशहाली और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए बेहद जरूरी है। फसल पौधों के आनुवांशिक हेरफेर केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय, इसने उच्च शक्ति और उपज के साथ जीएम सरसों संकर DMH11 बनाया। इससे खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषि आय में भी वृद्धि होगी। DMH11 क्या है, वही धारा मस्टर्ड है। उसके अलावा बात करें कि जीएम सरसों क्या है, तो धारा सरसों हाइब्रिड DMH11 एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का आनुवांशिक तौर पर संशोधित रूप है। उसके अलावा बात करें कि DMH11 भारतीय सरसों की किस्म वरुण हो गया और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हिरट 2 सरसों के बीच संकरण का परिणाम, यानी इसमें 2 सरसों को संकरण कराया गया है। कौन कौन सी सरसों है, तो पहला भारतीय है, उसका नाम है वरुण, और दूसरा पूर्वी यूरोपीय है, इसका नाम है अर्ली हिरट 2। इन दोनों के बीच संकरण कराया गया और फिर इसको निकाल के लाया गया है। इसमें 2 एलियन जीन बार्नेज और बारास्टार होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियंस नामक मिट्टी के जीवाणु से आइसोलेट होते हैं एवं उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल शब्द लिखे गए हैं जिसके बेस पे काम किया गया है, जिसके बेस पे DMH11 बनाया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करें। कई बार ऐसा होता है ना कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं तो आसानी से निकलते नहीं जुबान से। वरुण में बार्नेज अस्थायी बांझपन की स्थिति उत्पन्न करता है जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से स्वपरागण नहीं कर सकता। अर्ली हिरट 2 में बरस्टार बार्नेज के प्रभाव को रोकता है जिससे बीज उत्पन्न होते हैं। DMH11 ने राष्ट्रीय जांच की तुलना में लगभग 28% और क्षेत्रीय जांचों की तुलना में 37% अधिक उपज प्रदर्शित की है। इसके उपयोग को JEAC द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। बार जीन संकर बीज की आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखता है। देखिए यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे अनुमोदित किया गया था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी रुकी हुई थी, तो वही मंजूरी अब देने की बात की जा रही है। यहाँ पर वही सारी चीजें आप इमेज पे लिखी गई हैं और वही सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो जैसा भी आपको आसान पड़े, जहां से आप देखना चाहें देख सकते हैं। और इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर हैं, इनका नाम है दीपक पिंटल। इन्होंने ये बनाया था इसको 2007 में और फिर ये फंस गए थे पर्यावरणीय मंजूरी के चक्कर में। इसके फायदे क्या हैं, तो जाहिर सी बात है कि उच्च उपज होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, इसी तरीके से इसकी लागत कम होगी, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही है। इसके फायदे हैं और यहाँ पे सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली है। और यहाँ पे ये बताया कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो जैसे GM टेक्नोलॉजीज आर फेयरली रेस्ट्रिक्ट, यानी यहाँ पे ये बात करें जो कुपोषण होता है उससे निपटने में कई बार कहा जाता है कि कुपोषण से निपटने में कारगर होती हैं, लेकिन जब अगर हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो उतना कारगर नहीं साबित होते। उसके अलावा जो पर्यावरणीय संबंध कारक होते हैं वो भी यहाँ पे मैटर करते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि बार्नेज या बारास्टार प्रणाली की आवश्यकता क्या पड़ी, इसी को क्यों अपनाया गया, तो संकर बीज उत्पादन के लिए कुशल नरबंधता और उर्वरता बहाली प्रणाली की आवश्यकता होती है। सरसों में वर्तमान में उपलब्ध पारंपरिक साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक नरबंधता प्रणाली में कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में बंधता के टूटने की सीमाएं हैं जिससे बीज की शुद्धता कम हो जाती है। आनुवांशिक रूप से तैयार की गई बार्नेज या बारास्टार प्रणाली सरसों में संकर बीज उत्पादन के लिए एक कुशल और मजबूत वैकल्पिक विधि प्रदान करती है। उसके अलावा भारत में फसलीय पौधों के आनुवांशिक परिवर्तन के लिए केंद्र CGMCP ने बार्नेज या बारास्टार प्रणाली में कुछ बदलावों के साथ एक सफल प्रयास किया है जिसके परिणाम स्वरूप GM सरसों हाइब्रिड MH11 का विकास संभव हो सका, जिसमें वर्ष 2008 से 2016 के दौरान आवश्यक विनियामक परीक्षण प्रक्रियाएं शामिल हैं।
ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आपको याद रहती है तो बहुत बेहतर है, नहीं याद रहती है तो कोई इशू नहीं है। जो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, जो इसका यूज है, इसके बारे में याद रखना ज़्यादा जरूरी है। इसको किसने बनाया था वो ज़्यादा जरूरी है। और ये जो DMH11 है, इसको विकसित करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर है, इनका पूरा नाम है दीपक पिंटल। इन्होंने 2007 में इसको बनाया था, फिर तब से लेकर के अभी तक पर्यावरणीय मंजूरी के चक्कर में फंसी हुई थी। तो कम से कम ये नाम याद रखिए, दीपक के द्वारा बनाया गया था। अगर बात की जाए कि क्यों आवश्यक है जीएम सरसों, तो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत का खाद्य तेलों का आयात लगातार बढ़ रहा है। यह अंततः विदेशी मुद्रा में कमी का कारण बनता है। जीएम सरसों कृषि आयात पर विदेशी मुद्रा निकासी को कम करने तो आवश्यक है। जैसे देखिए क्या होता है, जब हम आयात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, और इससे क्या होगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, बायलेटरल ट्रेड जो उस पर भी हम क्या रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे हमेशा, और हमारा आयात घाटा लगातार बना रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे आयात नहीं करते हैं, अपने यहाँ पे सरसों उगाते हैं, तो उससे आयात कम हो जाएगा। जब आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ पे संरक्षित होगी, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बड़ी होगी, और उसके अलावा जो हमारा आयात घाटा है वो भी सही हो जाएगा, व्यापार घाटा जो भी सही हो जाएगा। तो वो सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। भारत में तिलहनी फसलों अर्थात सोयाबीन, रेपसीड सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और अलसी की उत्पादकता इन फसलों की वैश्विक उत्पादकता की तुलना में बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि जीएम फसलें जब लाएंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी बढ़ेगी। तो उसके अलावा ये पर्यावरण जो है उसके प्रति भी अच्छे से रहेगी, यहाँ पे उसको निपटने में काम आएगी। उसके अलावा जो कीड़े लगते हैं उससे भी निपट सकती है, जो रोग होते हैं उससे भी आपस में निपट सकती है। इसके लिए बार बार देखभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनुवांशिक रूप से विविध बीजों के संकरण से बढ़ी हुई उपज और अनुकूलन के साथ संकर प्रजाति उत्पन्न होती है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि जो DMH11 है, इससे संबंधित सुरक्षा चिंताएं क्या क्या है, इससे जुड़े हुए नुकसान क्या हो सकते हैं, हानियां क्या हो सकती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो तकनीक के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 3 जीनों बार्नेज, बारस्टार और बार की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है, निर्धारित दिशा निर्देशों और लागू नियमों के अनुसार मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने के लिए 3 वर्षों, BRL-1 के 2 वर्ष तथा BRL-2 का 1 वर्ष के फील्ड परीक्षण किए गए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएम सरसों की विषाक्तता, एलर्जी, संरचनागत विश्लेषण, क्षेत्र परीक्षण और पर्यावरण सुरक्षा अध्ययनों पर व्यापक शोध से पता चला है कि वे भोजन तथा फीड के उपयोग के साथ साथ उत्पादन के लिए भी सुरक्षित हैं। DMH11 में बार जीन होता है जो शाकनाशी सहिष्णुता के लिए जिम्मेदार होता है। शाकनाशी सहिष्णुता के संबंध में बार जीन की प्रभावशीलता सवालों के घेरे में है। तो ये सारे मुद्दे जुड़े हुए DMH11 के प्रजाति से। अगर हम बात करें जीएम फसलों के लाभ क्या है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट यही बताया जा रहा है कि जो खाद्य पदार्थ है इसकी पोषक वैल्यू उसमें सुधार किया जा सकता है, पोषक मूल्य में सुधार किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसी फसलों का भी उत्पादन किया जा सकता है जहाँ पे एरिड है, यानी कि सूखा वाली कंडीशन है, वहां पे भी ऐसी फसलों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे रोग हो गया, कीट पतंगे हो गए, कीड़े हो गए, इसके लिए जो है ये अपने आप ही निपट लेंगे जब यहाँ पे जीएम संशोधित फसलें होंगी। इसके लिए बार बार हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अलावा ऐसी फसलों का भी उत्पादन आसानी से किया जा सकता है जिसमें ज्ञात एलर्जी कारकों की कमी हो, यानी जो यहाँ पे क्या हो सके, आराम से उत्पादन कर सकें, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत देखने को ना मिले। उसके अलावा जो गरीब देश है यहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि फूड सिक्योरिटी होगी, फूड सप्लाई होगी, यानी कि खाद्य आपूर्ति होगी, उसको अच्छे लेवल पे बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि चावल है, गोल्डन राइस है, अब इसी के थ्रू विटामिन ए दे दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुपोषण दूर हो जाएगा, बच्चों का विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। इसी तरीके से बात की जा रही है कि जो गरीब देश है इनके यहाँ पे भी अगर जीएम फसलों का उत्पादन हम करते हैं तो उत्पादन अधिक होगा, और जब उत्पादन अधिक होगा तो हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी भी अधिक होगी, और जब हमारे पास उपलब्धता अधिक होगी तो जाहिर सी बात है कि अधिक लोगों तक हम इस चीज़ को पहुंचा सकेंगे। उसके अलावा बात की जा रही है कि इनका जीवन काल अधिक हो सकता है। उसके अलावा रिड्यूस इकोनॉमिक कॉस्ट एंड कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि जो इकोनॉमिक आर्थिक लागत होती है उसको भी कम कर सकते हैं, और जो कार्बन उत्सर्जन होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन सारी चीजें होती हैं उसको भी कमी किया जा सकता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं जीएम फसलों के। अब जब इतने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है इन्वायरमेंटल नुकसान इसके क्या है, तो जो शाकनाशी प्रकार के प्रकृति के लिए जीन यूज किए जाते हैं वो इन्वायरमेंट पर, हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो शाकनाशी जीन है उसको एक से दूसरी फसल में ले जाया जा सकता है, उसके बाद क्या हो जाए, सुपर वील्ड्स तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे हर चीज में यही चीजें देखने को मिलेंगी, हर फसल एक ही तरीके से तैयार होने लग जाएगी, तो ये भी समस्या निकल के आ सकती है। उसके अलावा बात की जा रही है बायोडाइवर्सिटी जो होता है, जैव विविधता जो होती है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है इसके द्वारा। इसी तरीके से अगर हम अपने स्वास्थ्य पर देखते हैं तो अगर मान लीजिए ठीक तरीके से इसका जीएम फसलों का उपयोग नहीं किया गया तो हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे आप देखिए एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि इसमें किसी गलत चीज़ का यूज किया गया तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी के हिसाब से वो चीज़ है कि नहीं है। हर किसी के, इंसान की बॉडी अलग होती है, हर किसी बॉडी को अनुकूलन के लिए अलग स्थितियां चाहिए होती है। तो अगर उस स्थिति के हिसाब से कि नहीं पता चले कि किसी एक के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डाल रही है, किसी अन्य के ऊपर वही चीज़ जो है दूसरी तरीके से इंपैक्ट डाल रही है, निगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, उसको एडमिट होना पड़ जा रहा है हॉस्पिटल में। उसके अलावा पता चले कि ऐसी खाद्य पदार्थ खाने से उसको एलर्जी हो जा रही है और कोई समस्या निकल करके आ रही है, ब्लीडिंग होने लग जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी झेल नहीं पाती उस चीज़ को, तो वही सारी यहाँ पे बातें की जा रही हैं।
उसके अलावा अगर एग्रीकल्चरल इसका इशू देखते हैं हम, तो क्या है, जैसे कई बार क्या होता है, यूरोपीय कंट्री हमारे यहाँ से जो जीएम फसलें हैं उसको लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक तरीके से इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है, तो इस आधार पर भी मना कर दिया जाता है, तो ये भी इम्पैक्ट डालता है। उसके अलावा एक चीज़ ये होती है ना कि जैसे हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं, शुरू में तो इनके ऊपर असर करती है जीन, कि कुछ समय तक असर करे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इन कीड़े मकोड़ों के अंदर भी प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे हमारे अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप इसको एकदम आसान भाषा में समझिए कि सर दर्द पे आपने एक बार कोई दवा ले ली, मान लीजिए कोई ए नाम की दवा, इसको आपने सर दर्द पे ले ली। अब आए दिन आप ये दवा लेते जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि अब आपका सर दर्द हो रहा है और ये एक दवा आपको असर ही नहीं करेगी। अब या तो इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी या तो आपको दवा चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इसके हिसाब से रेजिस्टेंस उत्पन्न कर दे रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कीड़े मकोड़े भी अपने बॉडी में रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेते हैं इस जीन के प्रति। जब ये जान जाते हैं कि अब अच्छा ये ऐसे ही रहने वाला है, तो इसके प्रति ढीठ हो जाते हैं कि अब आप करते रहो, हमें असर नहीं करेगा। उसके अलावा यूरोपीय कंट्री जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा क्या होता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं ये मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, एकाधिकार क्रिएट कर लेते हैं। इनका अधिकार है जीएम फसलों पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च चाहिए होती है। उसके अलावा बहुत लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है। जब रिसर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसा लगेगा ही लगेगा, और ये पैसा हर कोई तो दे नहीं सकता। तो जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये अपना अधिकार कर लेती हैं यहाँ पे। तो ये सारी समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं जीएम फसलों से, सिर्फ इसके लाभ ही नहीं है। यहाँ पे बात करें कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का महत्व क्या है, तो आनुवांशिक रूप से विविध पौधों के संकरण से उपज और अनुकूलन के साथ संकर प्रजाति उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को हाइब्रिड विगोरोथोरिसिस के रूप में जाना जाता है, जिसका चावल, मक्का, बाजरा, सूरजमुखी और कई सब्जियों आदि फसलों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि सामान्य रूप से संकर फसलों में पारंपरिक किस्मों की तुलना में 20 से 25% अधिक उपज मिलती है जीएम फसलों के द्वारा। उसके अलावा बात करें कि देश में रेपसीड सरसों की उत्पादकता बढ़ाने में हाइब्रिड तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हम बात करें आगे की राह क्या हो, तो फसलों को आनुवांशिक रूप से बेहतर बनाने की गति को तेज करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके अलावा खाद्य उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बेहतर फसल किस्मों और संकरों की आवश्यकता है, जो बढ़ी हुई पैदावार और पर्यावरण में व्यापक अनुकूलनशीलता प्रदान करते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के कम इनपुट की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन को कम करने और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का उत्पादन करने के लिए बेहतर गुणों वाली नई बायोटेक या जीएम फसलें आवश्यक हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी ने खेती के लिए DMH11 और इसकी मूल श्रृंखला को जारी रखने की मंजूरी दी है। इससे देश में जीवंत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुसंधान क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उसके अलावा यह बेहतर गुणों वाली नई फसल किस्मों को तैयार करने में सक्षम बनाएगा। बात की जा रही है कि चूंकि भारत में सरसों की किस्मों का आनुवांशिक आधार बहुत संकीर्ण है, इसलिए जीईएसी द्वारा सरसों में बरनार से 12 स्टार आधारित संकर उत्पादन की अनुमति देने का निर्णय न केवल उच्च पैदावार के लिए सरसों की संकर किस्मों के प्रजनन का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी सुनिश्चित करता है। उसके अलावा तेल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस प्रगति से प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ने से किसानों को लाभ होगा, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी। स्वदेशी रूप से विकसित इन जीएम सरसों संकरों की खेती से किसानों की आय बढ़ाने, तेल आयात बोझ को कम करने और खाद्य तेल उत्पादन में बहुत जरूरी आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिल सकती है। DMH11 के पर्यावरणीय रिलीज कृषि में आत्मनिर्भरता और स्थिरता में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। भारतीय किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अधिक उन्नत जीएम खाद्य फसलों की आवश्यकता है। ये वे फॉरवर्ड था, आगे की राह क्या हो ये था। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2012 में जीएम फसलों के बारे में, तो इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसका उत्तर भी दिया गया है यहाँ पे, तो पहले उत्तर देखे बिना आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से एक बार इस टॉपिक को देखिएगा, आपको अपने आप सारी चीजें समझ आएंगे। यहाँ पे इसके लाभ पूछे गए सीधा सीधा, और यहाँ पे पूरे एक इमेज में हमने देख लिया कि इसके लाभ क्या है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है ट्राई के बारे में। जो ट्राई हम लोग करते हैं वो नहीं, इसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कहा जाता है। इसने क्या किया है, तो दूरसंचार प्रसारण एवं केबल सेवा इंटरकनेक्शन एड्रेसेबल सिस्टम 5वां संशोधन विनियम 2023 जारी किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या चल रहा है, उसकी विशेषताएं क्या है। बात की जा रही है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार प्रसारण एवं केबल सेवा इंटरकनेक्शन एड्रेसेबल सिस्टम 5वां संशोधन विनियम 2023 का चौथा जारी किया। इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो जो डिजिटल अधिकार प्रबंधन है DRM, डिजिटल मीडिया के लिए कॉपीराइट से सुरक्षा संबंधित एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। देखिए कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब ये कि मेहनत कोई और करे और उसका फायदा कोई और उठाए। जैसे मान लीजिए कंटेंट में मेहनत करके तैयार कर रहा हूँ, अब इसी कंटेंट को उठा करके कोई और कॉपी पेस्ट मारे, उसको छापे और फिर आकर के रिकॉर्डिंग ही मेरी लिख करके चला जाए, उसके बाद यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड कर दे, तो ये होता है कॉपीराइट। यानी मेहनत कोई और कर रहा है और फायदा उसका कोई और उठा रहा है। तो इससे सुरक्षा करने के लिए जो मेहनत कर रहा है, जो अपना दिमाग लगा रहा है, उसको इसका लाभ मिल सके, इसके बारे में बात की गई है इस नियम में।
उसके अलावा बात की जाए कि जो DRM है, इसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल मीडिया के अनाधिकृत पुनर्वितरण को रोकना और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के तरीकों को प्रतिबंधित करना। देखिए जैसे होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे लोग क्लिप्स निकालते हैं छोटी छोटी और उसको वाईटी शॉर्ट यानी कि यूट्यूब शॉर्ट पे अपलोड कर देते हैं, पर वो मेहनत तो किसी और की होती है ना, रिकॉर्डिंग किसी और ने कर रखा होता है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आईएएस के देखते हैं इंटरव्यू जो होती है, उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, उसके बाद उसका क्लिप निकाल करके डाल देते हैं कि आईएएस का काफिला जा रहा है। तो इस तरीके से उसी को रोकने के लिए, और उसके अलावा जैसे आप मान लीजिए एम लक्ष्मीकांत बुक लेकर के आते हैं या हिस्ट्री की कोई बुक लेकर के आते हैं, एनसीईआरटी की बुक लेकर के आते हैं, अब आप उसको फिर से प्रिंट करके उसका कॉपी पेस्ट मार करके, यानी ये जो आप बुक लेकर के आए इसी को प्रिंट करके बेचना ना शुरू कर दें, इसको रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया जा रहा है। नहीं तो पता चले बेचारे एम लक्ष्मीकांत जी इतना मेहनत कर रहे हैं और उनको जो बुक है उसका पैसा ही नहीं मिल रहा है। आप उनकी बुक 500 रुपए की आती है मान लीजिए सामान्यतः, और आप इसको कॉपी पेस्ट मार करके इसका प्रिंट करके 300 रुपए में ही बेच दे रहे हैं, तो उनके तक लाभ ही नहीं पहुंच रहा है। तो उसको रोकने के लिए चीज लाई गई है। डीआरएम उत्पादों को व्यावसायिक रूप से विपणन की गई सामग्री की ऑनलाइन चोरी, जिसको पायरेसी कहा जाता है, जो पीयर टू पीयर का क्या मतलब होता है, पर्सन टू पर्सन फाइल एक्सचेंज कार्यक्रमों को व्यापक उपयोग के माध्यम से फैला, तेजी से हो रही वृद्धि के जवाब में विकसित किया गया था। आमतौर पर डीआरएम को ऐसे एम्बॉडिंग कोड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो प्रतिलिपि बनाने से रोकता है, सामग्री तक पहुंच सकने से संबंधित एक समय अवधि निर्दिष्ट करता है या स्थापित किए जा सकने वाले मीडिया उपकरणों की संख्या को सीमित करता है। यानी आमतौर पर क्या होता है, जो डीआरएम है इसको एक कोड के द्वारा रोका जाता है। जैसे आप देखिएगा कि अगर टी सीरीज का कोई गाना निकलता है और आप उसको अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, डाउनलोड करके उसको अगर आप अपलोड करेंगे ना, तो तुरंत आपको कॉपीराइट आ जाएगा। तुरंत मतलब यहाँ पे आपने अपलोड किया, रिफ्रेश मारा, पता चला कि कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। तो वही बात यहाँ पे किया, ऐसे कैसे होता है, तो उनको कोड मिला हुआ है पहले से। अभी जब कोड है तो इसको पता है कि यूट्यूब जो इंटरनेट जो है इसको पता है कि तो कोड किसी और को मिला हुआ है और यहाँ पे अपलोड कोई और कर रहा है, तो इस वजह से पता चल जाता है। वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें दी गई, जैसे ट्राई ने 3 मार्च 2017 को दूरसंचार प्रसारण एवं केबल सेवा इंटरकनेक्शन एड्रेसेबल सिस्टम विनियम 2017, अब इसको यहाँ से आगे क्या कहा जाएगा, तो इसे इंटरकनेक्शन विनियमन के रूप में उल्लेख किया जाएगा, को अधिसूचित किया था। यानी कब इसको अधिसूचित किया था, तो 2017 में इसको लाया गया था। उसके अलावा बात की जाए कि जो दूरसंचार प्रसारण एवं केबल सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल, इसको आगे क्या कहा जाएगा, तो ऑडिट मैनुअल ही कहा जाएगा, तैयार करने के लिए किए गए परामर्श के दौरान कुछ टिप्पणियों और कथनों ने इंटरकनेक्शन विनियमों के अनुसूचित 3 में निहित कुछ मुद्दों को रेखांकित किया। यानी जब ये अधिनियम लाए गए, विनियमन लाए गए 2017 में, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, बात विवाद हुई, यहाँ पे विचार विमर्श किया गया, तो उसमें से कुछ मुद्दे ऐसे थे जो बाहर निकल के आए कि यहाँ पे ये चीज और सुधरनी चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है इस पॉइंट में। उसके अलावा बात करें कि तदनुसार 27/8/2019 को दूरसंचार प्रसारण एवं केबल सेवा इंटरकनेक्शन एड्रेसेबल सिस्टम संशोधन विनियम 2019 का मसौदा जारी किया गया था। यानी 2017 में जो विनियम लाया गया था, जब इसमें ये बताया कि सुझाव करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, तो उसको क्या किया गया, तो 2019 में फिर से इसके लिए एक विनियमन लाया गया, इसका संशोधन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें डिजिटल अधिकार प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इंटरकनेक्शन विनियमों के अनुसूचित 3 डीआरएम आधारित प्रणालियों की आवश्यकताओं या विशिष्टताओं के लिए प्रावधान नहीं करती है। ऑडिट मैनुअल पर अपने परामर्श के दौरान प्राधिकरण को यह फीडबैक मिला कि इसके लाभों के कारण आईपीटीवी आधारित डीपीओ डीआरएम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए अगर इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो जहां तक डीआरएम संबंधी आवश्यकताएं आईपीटीवी सेवाओं के लिए ग्राहक प्रबंधन प्रणाली एसएमएस से संबंधित हो। अब देखिए इस अधिनियम में अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, जिसमें सारी चीजें बताई गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है बार बार, आईपीटीवी, तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। अब ये तो टेक्निकल टर्म हो गई, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, इसका क्या मतलब होता है, देखियो इसका आसान सा मतलब बस इतना समझिए, एकदम सिंपल सी भाषा, कि जो टीवी होती है जब वो इंटरनेट से चलती है, जैसे आप वर्तमान समय देखेंगे मैक्सिमम टीवी क्या हो गई, एलसीडी एलईडी जो आ रही है, उसमें वाईफाई से उसको कनेक्ट करा करके हॉटस्टार चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि एक टीवी जो इंटरनेट के माध्यम से ऑपरेट होते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से चलती है, उसी को आईपीटीवी कहा जाता है। बस ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, सिंपल सा पॉइंट था यहाँ पे। ग्राहकों द्वारा सशर्त पहुंच और आईपीटीवी सेवाओं के लिए एनक्रिप्शन हेतु डीआरएम संबंधी आवश्यकताएं, ये सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं इस अधिनियम में। जहां तक डीआरएम संबंधी आवश्यकताएं आईपीटीवी सेवाओं के लिए फिंगरप्रिंट से संबंधित हो, उसके अलावा जहां तक डीआरएम संबंधी आवश्यकताएं एसटीबी या विशिष्ट उपभोक्ता सदस्य से संबंधित हो। अगला बिंदु है समग्र विकास को बढ़ावा देने हेतु एक ऐसी सक्षम प्रौद्योगिकी निरपेक्ष हल्की नियामक व्यवस्था जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए प्रगति और तकनीकी विकास को सुविधाजनक बनाए, इसको बढ़ावा दिया जाता है। वो तो जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था नियम, उसके बारे में बस जानकारी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं हम एक नियामक प्राधिकरण के बारे में, इसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। बात करें ट्राई के बारे में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इसको हिंदी में कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं
इसको कब बनाया गया था? तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। यानी ये कैसी संस्था है? तो ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैचुटरी बॉडी है, ये एक लीगल बॉडी है, ना कि यहाँ पे संवैधानिक बॉडी। अब देखिए संवैधानिक संस्था क्या होती है? जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो, जैसे आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा संवैधानिक निकाय। लेकिन जिसकी स्थापना अधिनियम के द्वारा की जाती है उसको वैधानिक निकाय कहा जाता है, या लीगल या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। अगर बात करें इसकी संरचना की, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके कार्य क्या है? तो दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण या संशोधन शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार करती थी। उसके अलावा सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ में पारदर्शिता बनाए रखना। उसके अलावा नीतिगत मामलों और लाइसेंसिंग मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। उसके अलावा ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे कि बाध्यकारी नहीं प्रकृति में, और ये सारे इसके कार्य दिए गए हैं। इसके लिए अपीलीय प्राधिकरण भी है, जिसको ट्राई अधिनियम को 24 जनवरी 2000 में संशोधित किया गया था, जिसने ट्राई के न्यायिक और विवादपूर्ण कार्यों को संभालने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सेट की स्थापना की। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में नहीं कहने लायक है, तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। मुझे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे मैं देखूंगा, तो उसको बारे में मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा, उससे आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और देखिए, अगर किस बारे में आपकी इंक्वायरी है उसको जरूर लिख दिया करिए। जैसे अगर किसी की स्टडी रिलेटेड है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टडी से रिलेटेड क्वेरी है सब्जेक्ट में। इसी तरीके से अगर किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कुछ पर्सनल बात करनी है। इस तरीके से आपका जो भी शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी सुझाव हो, वो आप यहाँ ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बता सकते हैं तो। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए।